सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म LBS स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में 12वीं इंग्लिश कंपलसरी के जो पोइट्री सेक्शन को पढ़ा था। 12वीं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में जो पोइट्री सेक्शन है RBSC के अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का वीडियो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे हम चलेंगे। जैसे मैंने कल आपको बता दिया था, पोइट्री सेक्शन में टोटल 5 पोइम है। पोइट्री सेक्शन में टोटल 5 पोइम है और 5 पोइम से जो अंक आते हैं वो मैक्सिमम जो अंक्स हैं वो मार्क्स हैं वो 10 नंबर के आते हैं। तो यह पोइम 5 पोइम है और काफ़ी इजी है, सिंपल सी पोइम है, लेकिन उनके मीनिंग काफ़ी डेप्थ है। तो अब हमारे सामने पहली पोइम, हमारे सिलेबस में जो पहली पोइम है द नोबल नेचर। नोबल नेचर बेन जॉनसन की ली हुई पोइम है। बेन जॉनसन इसके पोइट हैं। कल भी मैंने आपको वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया था कि यहाँ पे नोबल नेचर एक पोइम है। नोबिलिटी जिसको बोलते हैं, विनम्रता। एक व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति का व्यवहार होता है, विनम्र व्यवहार, सज्जन व्यवहार, अच्छा व्यवहार, तो उस व्यक्ति की शालीनता, सादगी हमें दिखाई देती है। वही चीज प्रकृति में यहाँ पे डिफाइन करी है बेन जॉनसन ने। तो मैंने आपको बताई थी कि बेन जॉनसन ने यहाँ पे जो नोबल नेचर है उसमें से 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं बेन जॉनसन ने। किससे? प्रकृति से 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं जिनका जिक्र हम कल भी कर चुके थे। पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे था लिली और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ओक। 2 ऑब्जेक्ट लिए गए हैं, इन दोनों का कंपेयर किया है और कंपेयर करके हमें बताया है कि एक नोबल नेचर क्या होती है, एक व्यक्ति की सज्जनता कैसी होती है। उसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति यहाँ पे इस पोइम में आपको कंपेयर करके बताएगा कि एक व्यक्ति अगर सज्जन हो तो उसमें किस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें किस प्रकार की खासियत होनी चाहिए। जैसे एक प्रकृति में खासियत होती है, वही एक व्यक्ति, जैसे प्रकृति में यहाँ पे लिली में जो विशेषताएं होती है और ओक में विशेषताएं होती है, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है। सबसे पहले ये बात है, हम पोइम को पढ़ेंगे। पोइम मैंने आपको कल बताई थी कि यहाँ पे पोइम 3 स्टेंजाज में डिवाइडेशन है। 3 स्टेंजा में डिवाइडेशन है। पहली जो 4 लाइन है, फर्स्ट 4 लाइन है, फिर उसके बाद में अगली 4 लाइन है और उसके बाद में लास्ट 2 लाइन का जो एक स्टेंजा है। यहाँ पे 4 लाइन के पहले स्टेंजे में ओक का जिक्र होगा, दूसरे में लिली का जिक्र होगा और लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट पे निकला जाएगा कि इनका अर्थ क्या है, ये 4 स्टेंजे में। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वार्टरेंस। ठीक है, क्वार्टरेन चौपाई को जैसे बोलते हैं कि कोई भी स्टेंजा अगर उसमें 4 लाइन होती है उसे क्वार्टरेन के नाम से पुकारा जाता है। तो हम फर्स्ट क्वार्टरेन, बेन जॉनसन की नोबल नेचर का फर्स्ट क्वार्टरेन आज पढ़ेंगे और फर्स्ट क्वार्टरेन के बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा मीनिंग क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक जो विशेष बात है वो क्या है कि इसमें राइम स्कीम क्या होती है। जो ग्रामेटिकल वर्जन है, राइम स्कीम जिसको बोलते हैं, ग्रामेटिकल वर्जन आना चाहिए व्याकरण, और व्याकरण में यहाँ पे हमारा लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे। मैं आपको आगे की वीडियो में अच्छे तरीके से डीपली बताऊंगा अभी क्या चीज होती है क्या नहीं है। लेकिन सबसे पहले आज हमें एक चीज पढ़नी है, राइम स्कीम। देख लें स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी पोइम का एक स्टेंजा 3 लाइन का हो, 3 लाइन्स का होता है उसको टैरकेट बोलते हैं, 2 लाइन्स का होता है उसको कपलेट बोलते हैं, 4 लाइन का होता है उसे क्वार्टरेंस बोलते हैं। कोई भी हो, उस जैसे हमारे सामने 4 लाइन का 4 लाइन्स का एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में देखें राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। राइम स्कीम का मतलब तुकबंदी। जैसे आपने सॉन्ग सुना होगा, कोई गीत सुना होगा, उस गीत को सुनते वक्त आप नोट करके देख लें कि उसके लास्ट का जो अंतरा होता है उसमें बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन होता है बढ़िया। वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख लें कि राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पर्सन आएगा, फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। तो पर्सन आएगा तो पर्सन का हमें किस प्रकार से पढ़ना देखें। तो सबसे पहले स्टेंजे की अंतिम लाइन, दूसरे स्टेंजे की अंतिम लाइन, अंतिम वर्ड, अगले स्टेंजे का अंतिम वर्ड और लास्ट स्टेंजे के जो लास्ट लाइन है उसका पहली लाइन का अंतिम वर्ड ले लिया, दूसरी लाइन का अंतिम वर्ड ले लिया, तीसरी लाइन का अंतिम वर्ड ले लिया और चौथी लाइन का अंतिम वर्ड ले लिया। इसको हम फाइंड आउट करेंगे, राइम स्कीम निकालेंगे। तो राइम स्कीम निकालने के मतलब तुकबंदी। अब इसको आप देखेंगे, साउंड देखना है।
इसको ट्री लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, इसको ईयर लिखेंगे और इसको सीयर लिखेंगे। यहां पे देखें, ये मैंने साउंड के बेस पे देखे। अब हमें केवल मात्र प्रत्येक लाइन के अंतिम शब्द के साउंड को देखना है। साउंड यहां पे इसमें बड़ी ई का साउंड निकल रहा है, इसमें बड़ी ई का साउंड निकल रहा है, इसके अंदर छोटी ई का साउंड है, इसके अंदर छोटी ई का साउंड है, छोटी ई का। अब हम राइम स्कीम निकालते वक्त क्या लिखेंगे कि सबसे पहले अल्फाबेट का नाम, पहला साउंड है, हमने इसको ए नाम दे दिया। दोनों साउंड मिल रहे हैं तो इसको भी ए नाम दे देंगे। इसका साउंड इससे नहीं मिल रहा है, इसको हमने बी नाम दे दिया। इसका साउंड इससे नहीं मिलता है तो हमने इसको बी नाम दिया, तो इसका भी क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। अब हमारे इस पोइम के इस स्टेंजे की राइम स्कीम बनेगी ए बी बी। तो ये प्रश्न बहुत बार आते हैं, मैं इसको राइम स्कीम अब हमारे चैप्टर में जिक्र आ गया तब बता दूंगा। एक्स्ट्रा एक पूरा अलग वीडियो राइम स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैं एक्स्ट्रा वीडियो आपको एक बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। लेकिन अब हमारे से जो चैप्टर में आ गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। फाइंड आउट कैसे करते हैं कि प्रत्येक जो स्टेंजा होता है 3 लाइन का टेरेगेट कहलाता है, 4 लाइन का क्वाट्रेन कहलाता है, 2 लाइन का कपलेट कहलाता है। उनके प्रत्येक लाइन का अंतिम वर्ड अपने को लेना है। अगर साउंड एक जैसा है तो एक जैसी राइम स्कीम बनेगी, साउंड अलग अलग है तो अलग अलग राइम स्कीम बनेगी। साउंड के बेस पे देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन के बेस पे उनको देखा जाएगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम हमारे चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब हमारे चैप्टर की तरफ चलते हैं पोइम। और पोइम का जो हमने पढ़ी थी, इस पोइम में नोबल नेचर का फर्स्ट स्टेंजा है। पढ़ते जाएं, मैं आपको बताऊं। इट शब्द पहली लाइन देखें तो यहाँ पे इट में बेन जॉनसन ने 2 चीजों को डिफाइन किया गया है, ओक और लिली और ओक को। तो बेन जॉनसन ने इट शब्द का उपयोग लिली और ओक दोनों के लिए किया गया है, ठीक है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रोइंग का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ग्रो करना, एज उम्र में बढ़ना, एज के साथ बढ़ना, ग्रो करना जिसको कहते हैं। ग्रो करना मतलब बढ़ना। यहाँ पे एक व्यक्ति की एज शिफ्ट करती है, बढ़ती जाती है, जैसे 2 साल 4 साल 5 साल। उसी के साथ साथ है यहाँ पे हाइट में ग्रो करना होता है, एज में ग्रो करना होता है। वो सारी की सारी चीजें होती है कि ग्रो करना। एक व्यक्ति की बॉडी ग्रो कर रही है, एक व्यक्ति का माइंड ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ ग्रोइंग। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ट्री का मतलब पेड़ के समान, ठीक है, एक पेड़ के समान। इट इज नॉट ग्रोइंग, इस प्रकार नहीं बढ़ना चाहिए, लाइक ए ट्री, एक पेड़ के समान। इन ब्लक, ब्लक का मतलब होता है साइज, साइज, और साइज का मतलब क्या होता है, लार्ज, बड़ा साइज। ब्लक का मतलब बड़े आकार में, लार्ज साइज का मतलब बड़े आकार में, कि एक पेड़ के समान। यहाँ पे खत्म है ये लाइन, इसका देखें कि एक पेड़ के समान आकार में बड़ा नहीं होना चाहिए, एक पेड़ के समान आकार में बड़ा होना, ठीक है। डोथ, अब ये देखें, ये महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको अलग एक्सप्लेन करके बता देता हूं। डोथ शब्द है वो डोथ जिसका ग्रामेटिकल वर्जन में हम डज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डज बोलते हैं। अब एक देखें कि बेन जॉनसन एक बहुत विख्यात कवि थे, वो हमेशा, अब यहाँ मैं अगर डज लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे इंटेरोगेशन साइन देना पड़ेगा। अगर मैं लिख रहा हूं और मैं अपनी बात को काट रहा हूं तो पोइम का डीपली मीनिंग जो चाहिए वो अपने को नहीं मिलेगा। इसीलिए बेन जॉनसन ने अपनी बात को न कटे, प्रश्न भी हो जाए और बात न कटे, इसीलिए उसने पुरानी लैंग्वेज के ग्रामर का यूज किया है। पुरानी लैंग्वेज में डज को ही डोथ कहा जाता था। समझ में आ गई। डज मैक, अब देखिए मैन, अब ये मैन का उपयोग किया गया है तो मैन का अर्थ है ह्यूमन बीइंग के लिए। कोई एक ह्यूमन बीइंग, कोई मेल के लिए जिक्र नहीं किया गया है, ये जिक्र किया गया है सभी ह्यूमन बीइंग के लिए। जितने भी इस संसार में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो सारे के सारे। बेटर बी, बेटर का मतलब सर्वश्रेष्ठ बनाना। अब दोबारा इस लाइन को देखें, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ के समान आकार में इन ब्लक बड़ा होना। डज मैक मैन बेटर बी, क्या एक मनुष्य को महान बनाता है? एक व्यक्ति आकार में बड़ा होगा तो ही क्या महान बढ़ेगा, क्या उसकी उतनी महानता है? ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई, इस वीडियो में ये बताया गया है, इस लाइन में यही बताया गया है कि क्या बेन जॉनसन हमसे प्रश्न पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या एक व्यक्ति पेड़ के समान अगर आकार में बड़ा हो जाएगा, कहने का मतलब आकार में बड़ा हो गया, तो क्या वह व्यक्ति महान कहलाएगा? ठीक है, अगली लाइन को आप एक्सप्लेन करते हुए जाएं। अब यहाँ पे एक पेड़ का कंपेयर करने के लिए यहाँ पे इसमें बताया है ओक का, क्या बताया? ओक का। और स्टैंडिंग लॉन्ग,
लंबे समय तक खड़ा रहे, मतलब साइज में तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन उसकी एज भी बड़ी होगी, उसकी एज भी ज्यादा होगी। एक व्यक्ति साइज में तो बड़ा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, शरीर से मजबूत होगा, लेकिन उसकी एज यहाँ पे आयु भी क्या होगी, अगर लंबी होगी। लॉन्ग एज एन ओक, एक ओक ब्लूथ बांस का पेड़ जो आप देखा होगा, ब्लूथ का पेड़ आपने देखा होगा, वो आकार में बहुत बड़ा होता है और वो 300 ईयर 300 वर्षों तक जीवित रहता है। 300 वर्ष तक उसका लाइफ टाइम जो है, एक पेड़ का जो ओक का पेड़ है उसका जो लाइफ टाइम है वो 300 ईयर है, कि एक ओक का पेड़ जो 300 वर्षों तक जीवित रहता है, अगर वो 300 वर्षों तक रहे। अब यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि बेन जॉनसन की एक ह्यूमन बीइंग अगर वो एज में ज्यादा है, लंबी एज जिए और वो आकार साइज में बड़ा है, हष्ट पुष्ट है, मजबूत है, तो क्या वही महान है, क्या वही महान कहलाएगा? ये बात आपको कंपेयर करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। टू फॉल, ओक का पेड़ अंत में क्या हो जाएगा, टू फॉल, गिर जाएगा, टू फॉल, गिर जाना, ठीक है। लोग लट्ठे के समान, लोग का मतलब एक लट्ठा जिसको बोलते हैं, लोग का मतलब एक लट्ठा एक ड्राई सूखा हुआ लट्ठा, जो पेड़ के तने को काट कर हम अलग कर देते हैं, वो लट्ठा कहलाता है। वो लट्ठे के रूप में गिर जाएगा एट लास्ट, अंततः 300 ईयर के बाद में एट लास्ट, अंततः वो गिर जाएगा लट्ठे के समान। ड्राई का मतलब मुरझा जाएगा। एंड बाल्ड का मतलब बिना पत्तियों के, यहाँ पे गंजा हो जाएगा बिना पत्तियों के। और सीयर का मतलब यहाँ पे सूख कर गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कि यहाँ पर सूख कर बिना पत्तियों के और मुरझाकर अंततः एक ओक का पेड़ गिर जाएगा। तो क्या उसकी इतनी महानता है? अब मैं आपको थोड़ा डीपली बता देता हूँ, इसका मीनिंग आपको व्याख्या के साथ बता देता हूँ कि एक ओक का पेड़ है, 300 साल की जीवन अवधि के लिए हमारे लिए किसी प्रकार का उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पे ओक का जो पेड़ है उसको बेन जॉनसन बता रहा है यूजलेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर की एक यूजलेस है। 300 साल तक प्रकृति की एक चीज जो 300 साल तक रही, खड़ी रही, वो फलती फूलती रही, लेकिन हमारे लिए एक यूजलेस ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से एक मनुष्य जो हष्ट पुष्ट है, मजबूत है, तगड़ा है और उसकी एज भी ज्यादा है, लेकिन उसने अगर वो मान के चलो एक व्यक्ति 50 साल तक जिया, मजबूत है, हष्ट पुष्ट है, लेकिन हमारे लिए वो क्या कोई काम नहीं आया, तो क्या वह व्यक्ति बेटर है, कोई व्यक्ति महान है? ये बात इसमें बताने का प्रयास कर रहा है बेन जॉनसन, यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा है इस पैराग्राफ के अंदर, इस स्टेंजे के अंदर यही बात इसमें बताई है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे लिली के बारे में। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इन विच स्टेंजा बेन जॉनसन डिफाइन अबाउट द ओक, बेन जॉनसन डिफाइन ओक, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोइम। फर्स्ट स्टेंजा लिख सकते हो या लिख सकते हो फर्स्ट क्वार्ट्रेन ऑफ द पोइम। शुरुआत का पहला जो चौपाई है 4 लाइनों का है, उसमें बेन जॉनसन ओक का जिक्र करता है, ओक का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने बात बताई आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। आप कमेंट में या बाई पर्सनल मुझे कह सकते हो, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करता हूँ इसके साथ आप घर पे स्वस्थ रहें। धन्यवाद।